गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम ज्योग्राफी, एयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है। सबसे पहले हम हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स से बना हुआ है। ऑब्वियसली बात, हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एयर की बात करेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ ज्योग्राफी में हम हमारे 4 डोमेन्स पढ़ चुके हैं, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तब हमने ये पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ए ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज सराउंडेड आवर अर्थ। ओके, इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि हाँ, आपने साइंस में ईवीएस में से पहले भी पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर की वजह से ही हम सांस ले पाते हैं। इसकी वजह से हमारे जो जितने भी वेदरिंग एक्शंस होते हैं, वेदरिंग एक्शंस यानी कि जो भी मौसम में बदलाव आते हैं, बारिश होती है, ओके, सो ये सारी चीजें जो भी वेदरिंग एक्शंस होते हैं वो एटमॉस्फेयर की वजह से ही होते हैं। अगर एटमॉस्फेयर अर्थ पर नहीं होता या जो एटमॉस्फेयर अर्थ पर के अराउंड सराउंड नहीं करता तो दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती और रात को उतनी ही ज्यादा ठंडी, इनफैक्ट -डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता। ओके, इसके साथ साथ एटमॉस्फेयर का काम हमें एक्सट्रीम हीट जो सन से आती है उससे बचाता है। हार्मफुल जो यूवी रेडिएशंस हैं वो भी एब्जॉर्ब करके उसे हमारे अर्थ के हम ह्यूमंस तक पहुंचने नहीं देता। अगर वो यूवी रेज यहाँ ह्यूमंस तक अगर वो टच कर जाती है तो उससे काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है, स्किन कैंसर या आपके स्किन बर्न्स हो सकते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंस काफी है। ओके, अब इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा कंपोजिशन ऑफ एयर है, कितना परसेंटेज ऑफ एयर प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसमें आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि 78% ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, व्हाइल 21% इज ऑफ ऑक्सीजन एंड 0.93% is of argon and 0.04% is of carbon. The carbon percentage is very very less. इसके अलावा आपको हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर भी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में मिलेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ओनली 0.03%। ओके, आप सभी जानते हैं हीलियम इज आल्सो अ गैस, आर्गन इज आल्सो अ गैस। ओजोन एक ऐसी लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में जो कि हार्मफुल यूवी रेडिएशंस जो आती है उसको एब्जॉर्ब करती है। क्योंकि आप सभी ने ओजोन लेयर के बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा या न्यूज में सुना होगा। ओजोन लेयर का काम क्या होता है कि जो भी हार्मफुल यूवी रेडिएशंस आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं सेफ हैं। ओके, अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये 3 मेन एलिमेंट्स हैं अर्थ पर जो कि लाइफ को पॉसिबल करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अदर गैसेस कंट्रीब्यूट नहीं करती, ओजोन का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है, एज वेल एज वाटर वेपर जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। वाटर वेपर्स आप सभी जानते हैं क्या होते हैं, बट लेकिन मेनली 3 जो गैसेस हैं वो इम्पोर्टेंट है, नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ओके, सबसे पहले अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन का काम क्या होता है। हम जो ह्यूमंस हैं और एनिमल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि हम वही ऑक्सीजन जो है उसकी वजह से हम जिंदा है, बिकॉज ऑक्सीजन इज नीडेड टू सर्वाइव फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ओके, इसके साथ साथ अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, और फॉर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी यूजफुल, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जिसकी वजह से वो अपना खाना बना पाते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑक्सीजन हमें किसकी हेल्प से मिलता है? प्लांट्स की वजह से। प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, रेन फॉरेस्ट हैं, इनकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलता है। ओके, प्लांट्स डिपेंडेंट रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पर, ह्यूमंस एंड एनिमल्स डिपेंडेंट रहते हैं ऑक्सीजन पर। ओके, ये हो गई बात हमारी ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड की। ओके, मोस्ट ऑफ द क्रिएचर जो रहते हैं वो ऑक्सीजन पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, वेरेस वो
रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। ओके, जब अपना खाना बना रहे थे उस पूरी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो सबसे बिगेस्ट एलिमेंट है हमारे या लार्जेस्ट एलिमेंट है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वो है नाइट्रोजन। ओके, इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एंड एनिमल्स नीड नाइट्रोजन टू सर्वाइव। ऑल्दो इट्स वेरी एसेंशियल, पर कोई भी इसका डायरेक्ट यूज नहीं करता है। ओके, ना हम ह्यूमंस को भी रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की, एनिमल्स को भी होती है एज वेल एज प्लांट्स को भी होती है, पर कोई डायरेक्टली नहीं लेता, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ लाइक ब्रीथिंग फॉर्म। ओके, हम किस फॉर्म में लेते हैं, लाइक अगर एनिमल्स है तो वो इन द फॉर्म ऑफ जो प्लांट्स ईट करता है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। वहीं पर जहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वहीं पर प्लांट्स ग्रो होते हैं, और वही प्लांट्स को कौन खाता है, एनिमल्स खाते हैं। और उसी एनिमल्स के जो बेसिकली जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो बाय मीट उनका खाते हैं, और जो वेजिटेरियंस लाइक स्पिनक हो गए, जो पत्ते होते हैं उनको आप जो ईट करते हो तो उसके थ्रू आपकी बॉडी में नाइट्रोजन जाता है। ओके, सभी को नाइट्रोजन चाहिए सरवाइव करने के लिए, बट दे कैन नॉट डायरेक्टली ब्रीथ इट इन, पर लेकिन हम उसको डायरेक्टली ब्रीथ इन नहीं कर सकते। प्लांट्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम बैक्टीरिया प्रेजेंट द सॉइल और रूट नोडल्स। इनफैक्ट प्लांट्स भी डायरेक्टली नहीं लेता, उनको कहां से मिलता है, बैक्टीरिया से, जो कि सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, द बैक्टीरिया कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड व्हिच कैन बी रेडिली अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देता है, और जिससे कि प्लांट्स इजीली नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, एब्जॉर्प्शन एंड फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल, और इसी पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ, सबसे पहले कन्वर्जन हुआ। कन्वर्जन कैसे हुआ, जो एल्गी थे या बैक्टीरिया थे उन्होंने नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया नाइट्रोजनस कंपाउंड में। एब्जॉर्ब किसने किया, प्लांट ने उस नाइट्रोजन कंपाउंड्स को, और फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन यानी कि कैसे ट्रांसफर हुआ। ओके, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग बता देता हूं मैं आपको। ऐसी प्रोसेस जिसमें कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कंबाइन होता है केमिकली टू अदर फॉर्म टू फॉर्म नाइट्रोजन एलिमेंट्स। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, उसको हम बोलते हैं फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। इसमें या तो वो अमोनिया बन जाता है, या फिर नाइट्रेट्स, या फिर नाइट्राइड्स बन जाता है। ओके, नाइट्रोजनस कंपाउंड के नाम है ये। ओके, एनिमल्स एक्वायर नाइट्रोजन फ्रॉम ईदर प्लांट्स और एनिमल्स। अब एनिमल्स नाइट्रोजन को कैसे लेते हैं, या तो वो डायरेक्ट प्लांट पे अगर वो फीड करते हैं तो उनको डायरेक्ट प्लांट से वो नाइट्रोजन मिल जाता है जो उनको चाहिए रहता है, या फिर जो फ्लैशी एंड जो अदर फ्लैश एनिमल्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, जो कि अदर फ्लैश पर डिपेंडेंट रहते हैं, लाइक जो कार्निवोरस होते हैं, उनको वो एनिमल्स के थ्रू मिल जाता है। Nitrogen present in the atmosphere is converted into nitrogen compound during the lightning and rain. The enormous energy released during a lightning strikes back the nitrogen molecules and allows their atoms to combine with atmospheric oxygen to form oxides of nitrogen. These oxides of nitrogen dissolve in rain from nitrates and fall down on the earth's surface. Plant absorb the nitrates in the soil with the help of nitrogen fixing bacteria present in the roots of लेग्यूमिनस प्लांट। लेटर नाइट्रोजन कंपाउंड पास ऑन टू द एनिमल्स व्हेन दे फीड ऑन द प्लांट्स। अब इसमें एक तरीका ये भी बताया कि जब बिजली गिरती है या फिर जब बारिश होती है उस समय जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है वो ब्रेक डाउन करता है इनटू नाइट्रोजनियस कंपाउंड। उस नाइट्रोजनियस कंपाउंड वापस रेन में मिलके मिट्टी में मिल जाती है और बैक्टीरिया उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर बैक्टीरिया उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर उन एब्जॉर्ब बैक्टीरिया के थ्रू प्लांट्स ग्रो होते हैं, एंड एज ए रिजल्ट फिर उन प्लांट्स से एनिमल्स जो उसको खाकर अपने जो नाइट्रोजन साइकिल है उसको कंप्लीट करते हैं, या फिर जो भी रिक्वायरमेंट होती है एनिमल्स को वो उसके बाय फूड वो उनको नाइट्रोजन मिल जाता है। क्योंकि द नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स आर ब्रोकन डाउन एज नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज द यूरिया फाउंड इन यूरिन। Nitrogenous waste of animals and other nitrogenous compound found in plant mix with the soil, then they are broken down into sample nitrogenous compound and atmospheric nitrogen by other bacteria. This process is repeated as cycle known as the nitrogen cycle. अब एटमॉस्फेयर में वापस से नाइट्रोजन कैसे बनता है, लाइक अगर एक बार लाइटनिंग हो गई, रेन हो गई, नाइट्रोजन तो उस हिसाब से खत्म हो जाना चाहिए,
ओके, वापस से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बनता कैसे, तो वो कैसे बनता है, वापस से क्या बस जो भी एनिमल वेस्ट होता है, जो भी उनका डंग होता है, तो वो वेस्ट जो उनका होता है उसमें नाइट्रोजन अवेलेबल रहता है, वो सॉइल के साथ मिल जाता है और सॉइल वापस से एटमॉस्फेरिक जो भी कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड, वो प्लांट्स और सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, फिर वापस में उनमें कोई केमिकल रिएक्शंस होती है जिससे वापस वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वापस से वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज हो जाते हैं और ये साइकिल लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। ओके, तो ये हमने जो 3 एलिमेंट्स हैं हमारे नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, इनके बारे में जान लिया। ओके, अब हम पढ़ेंगे हमारी जो डिफरेंट लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। ओके, हमारे एटमॉस्फेयर में देयर आर टोटल नंबर ऑफ 5 लेयर्स, मेन 5 लेयर्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ओके, सबका अपना अपना फंक्शन है। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जितने भी हमारे क्लाउड्स जो बन रहे, बारिश के क्लाउड्स बन रहे हैं, जितने वेदरिंग जो एक्शन हो रहा है वो सब इसी लेयर के विद इन हो रहा है, हमारे ट्रोपोस्फेयर के लेयर के विद इन। अब इसमें कौन कौन सी अदर एक्टिविटीज और जाती है, लाइक जो छोटे मोटे प्लेन होते हैं। ओके, मैं ये भी बोलूंगा जो बेसिकली 2 टाइप के प्लेन्स होते हैं, नॉर्मल प्लेन और होता है जेट प्लेन्स, जो कि काफी ऊंचे होते हैं। नॉर्मल प्लेन्स किसी लेयर में, ट्रोपोस्फेयर लेयर में फ्लाई करते हैं एज वेल एज द पैराशूट आल्सो। ओके, अब जो हमारी आउटर लेयर है यानी कि ट्रोपोस्फेयर के बाद जो हमारी और लेयर आती है उसको स्ट्रेटोस्फेयर है। इस स्ट्रेटोस्फेयर में बेसिकली 2 लेयर्स होती है, लोअर वाले पोर्शन में ओजोन लेयर होती है, अपर वाले पोर्शन में अपर हम बोलते हैं एक्चुअल स्ट्रेटोस्फेयर होता है। ओके, ये वाले पोर्शन में हमारी ओजोन लेयर होती है। मैंने पहले ही बता दिया था ओजोन लेयर का काम क्या है, वो जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन आती है उसको एब्सॉर्ब करने का काम यही करती है सन से, है ना, सूरज से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है उसको एब्सॉर्ब करने का काम यही करती है। ओके, अब आती है नेक्स्ट लेयर हमारे आती है मेसोस्फीयर। ओके, मेसोस्फीयर का भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट काम, जो भी मीटियोर्स आते हैं यानी कि जो एस्ट्रॉइड्स, जो छोटे छोटे कॉमेट्स होते हैं, सॉरी जो छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स होते हैं, लेकिन एस्ट्रॉइड्स दे आर बेसिकली रॉक पार्टिकल्स जो कि प्लैनेट्स के एक्सप्लोजन, यहाँ पे आसपास के जो प्लैनेट्स या मून के एक्सप्लोजन होने की वजह से जो कि हमारे स्पेस में ट्रैवल करते, बाय चांस वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करना चाहते हैं, तो जो मेसोस्फीयर वाली लेयर है वो इन मीटेराइड्स को पूरी तरीके से जला देता है। ओके, इसको हम मीटेराइड्स बोलते हैं। ओके, आपने कभी देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि टूटता हुआ तारा जो है बेसिकली दे आर मीटेराइड्स, जो कि मेसोस्फीयर में एंटर होते से ही पूरी तरीके से जलना स्टार्ट हो जाते हैं। हमेशा दिखता है लाइक दे आर टूटता हुआ तारा। ओके, फिर उसके बाद हमारी आती है थर्मोस्फीयर और देन हमारी आती है एक्सोस्फीयर। ओके, एक्सोस्फीयर इज बेसिकली द आउटर स्पेस, जहां पर जितनी भी हमारी जो सैटेलाइट रहती है वो यहाँ अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है। ओके, अर्थ के अराउंड जो रिवॉल्व करती है, जितनी भी सैटेलाइट्स है सब इसी लेयर में, एक्सोस्फीयर वाले लेयर में रिवॉल्व करती है। इनको थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे कि कितनी डिस्टेंस है हमारे अर्थ से, मतलब कितने एल्टीट्यूड या कितनी हाइट पर है। ओके, the troposphere is the lowermost and the densest layer of the atmosphere. It is the closest layer to the earth. It extends on an average of 13 kilometers from the surface of the planet. ये हमसे कितनी ऊंचे तक ये लेयर है, ट्रोपोस्फियर अप टू 13 kilometers. Okay, it is about 20 kilometers near at the equator and almost 7 kilometers over the poles in winter. All weather phenomena like rainfall, fog, hailstorms occur in the troposphere. जो भी चीज होती है, मतलब तीसरी इसी लेयर में बारिश होती है, ट्रोपोस्फियर वाली लेयर में हेलस्टॉर्म हो गया, मीन्स जो बर्फ गिरते हैं, जिसमें बर्फ के जो बड़े बड़े ओले गिरते हैं उसको हम हेलस्टॉर्म बोलते हैं। ये सारी चीजें सिर्फ इसी लेयर में होती है, ट्रोपोस्फियर वाले लेयर में, मतलब यहाँ पर बारिश नहीं होती है। सिर्फ बारिश जो भी वेदर फिनोमेना एक्टिविटी होती है यहीं पर होती है। यहाँ तक कि धुंध रहती है जिसको क्या ठंड के दौरान जो कोहरा हो जाता है वो भी सिर्फ इसी लेयर में, ट्रोपोस्फियर लेयर में ही आपको दिखेगी। इसमें एक फैक्ट है जिसमें ये बताया गया आपको कि जितना आप ट्रोपोस्फियर में ऊंचा जाते जाओगे तो हर 165 मीटर्स आप क्रॉस करेंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता जाएगा। जितने आप ऊपर जाते जाओगे तो उतना टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसका मतलब है कि जितना ऊपर जाते जाओगे एयर ठंडी होती जाएगी। ओके,
फिर हमारी जो नेक्स्ट लेयर आती है वो आती है स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, द स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर अबव द ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के ये 50 किलोमीटर और नीचे तक ये स्ट्रेटोस्फीयर लेयर एग्जिस्ट करती है। ओके, द वर्ड स्ट्रेटोस्फीयर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्ट्रेटस व्हिच मीन्स स्प्रेडिंग आउट। Compared to the troposphere, this layer of the atmosphere is less dense and less turbulent, which makes it suitable for एरोप्लेन। ओके, यहाँ पर जो एयर है वो काफी यहाँ पर जो यहाँ पे जो एयर है वो लेस डेंस है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एरोप्लेन्स है उनको उड़ने में काफी मदद मिलती है। आजकल जितने भी सारे प्लेन्स स्ट्रेटोस्फीयर में रन करते हैं, इससे पहले मैं आज से कम 10 से 15 साल पहले उस जो प्लेन्स होते थे वो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि इस रीजन में या ट्रोपोस्फीयर भी रन करते थे, बट आजकल मोस्ट ऑफ द प्लेन जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में ही फ्लाई करते हैं। Most of the commercial aircraft fly through the lower part of the stratosphere. This also provides suitable condition to supersonic jets like Tejas. The most important features of this layer is the presence of the ozone layer. इस लेयर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो जितने भी हमारे कमर्शियल एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन से वो यहाँ रन करते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर एक और लेयर है जिसका मैंने जिक्र करा था, ओजोन लेयर। ओके, इन दिस रीजन टेम्परेचर इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम एन एवरेज -51 डिग्री एट द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर टू द मैक्सिमम ऑफ अबाउट -15 डिग्री सेल्सियस एट द टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर। इसका मतलब ये है कि इस रीजन में यानी जहां से ट्रोपोस्फियर एंड हो रहा है स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना रहता है? -51 डिग्री सेल्सियस, और यहां तक जाते हैं -15 डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस इंक्रीजेस इन टेम्परेचर occurs due to the heat and that is absorbed in the process of the formation of ozone। अब इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर ओजोन लेयर, ये वाली ओजोन लेयर ये क्या करती है? सन से जो कि हार्मफुल हीट होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, उसको एब्जॉर्ब करती है। तो इसी की वजह से यहाँ पर इस लेयर पर यहाँ पर तो टेम्परेचर हमने -51 डिग्री सेल्सियस पढ़ा, पड़ लेकिन इसके बाद जैसे हम ऊपर गए तब हमने -50 यानी कि -51 ज्यादा ठंडा है एज कम्पेयर टू -15 डिग्री सेल्सियस। तो ओजोन लेयर होने की वजह से, सिंस ओजोन लेयर हीट को एब्जॉर्ब करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को भी एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। इसलिए एट द टॉप ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर टेम्परेचर इज -15 डिग्री सेल्सियस। द मेसोस्फीयर जो कि हमारी नेक्स्ट लेयर है, अबव द स्ट्रेटोस्फीयर लाइज द मेसोस्फीयर। द मेसोस्फीयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 to 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अबव द अर्थ सरफेस की बात करें, इसका मतलब कि अर्थ सरफेस से मेसोस्फीयर की हाइट अप टू 80 किलोमीटर यानी कि अप टू 50 to 80 किलोमीटर इसकी हाइट है। ड्यू टू एन एवरेज टेम्परेचर अबाउट -90 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर मेसोस्फीयर में अगेन यहाँ पर टेम्परेचर जो है एवरेज टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस रहता है। स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज हो, जैसे हम मेसोस्फीयर में एंटर होंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर वापस गिर जाएगा और यहाँ पे टेम्परेचर ऑन एवरेज -90 डिग्री सेल्सियस रहता है। ओके, दिस लेयर इज कंसिडर्ड द कोल्डेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर। इस लेयर को वन ऑफ द कोल्डेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर माना जाता है, सबसे ठंडी लेयर एटमॉस्फेयर की। ओके, मेटेरॉइड्स कैच फायर ड्यू टू फ्रिक्शन व्हाइल एंटरिंग द मेसोस्फीयर। जितने मेटेरॉइड्स होते हैं वो यहाँ आकर जल जाते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन, जिससे कि सारे मेटेरॉइड्स में आग लग जाती है, वो जल जाते हैं इसी लेयर में। अबव द मेसोस्फीयर इज लोकेटेड द थर्मोस्फीयर। द बाउंड्री बिटवीन मेसोस्फीयर एंड द थर्मोस्फीयर which is called mesopause is the coldest place of the earth atmosphere with a temperature of -100 डिग्री सेल्सियस। सबसे ठंडी प्लेस मेसोस्फीयर की जो आपने ये वाली लाइन देखी है, जो व्हाइट कलर की आपको लाइन दिखी, जहां पर मेसोस्फीयर खत्म हो रहा है, थर्मोस्फीयर स्टार्ट हो रहा है, इस बाउंड्री लाइन में सबसे ठंडी लेयर प्रेजेंट है, विच इज यहाँ पर टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस रहता है। ओके, फिर हम बात करेंगे थर्मोस्फीयर की। In this layer, the temperature increases rapidly due to the increase in the altitude. The lower part of the thermosphere is called ionosphere. It contains electronically charged particle called ions. The ionosphere reflects radio waves and enables radio transmission from one point to another point on the earth. अब यहाँ से टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि थर्मोस्फीयर से टेम्परेचर
इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। रीजन बहुत लॉजिकल भी है कि यहाँ से हमारे जो सन जो हीट है वो डायरेक्टली इस लेयर पे आ रही है। ओके, यहाँ तक हमारे यहाँ तक आते आते देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ लेयर देयर आर मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। ओके, सबके अपना अपना सिग्निफिकेंस है जिसकी वजह से अर्थ तक इतनी बट लेकिन यहाँ पर हम आउटर स्पेस की तरफ एक्सपोज हो रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी जो लोअर लेयर है यानी कि बिटवीन हियर इस वाले पोर्शन में जहाँ पर को हल्की सी इमेज दिख रही है, इस इमेज का तो ये कि यहाँ पर एक आयोनोस्फीयर नाम की एक लेयर है। इसका नाम आयोनोस्फीयर क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पे आयंस प्रेजेंट है यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज पार्टिकल्स जो कि रेडियो कम्युनिकेशन यानी रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। जितना भी रेडियो में कम्युनिकेशन होता है, आपने जो भी आप रेडियो सुनते हो वो इन यहाँ पर रेडियो वेव्स की प्रेजेंस होने की वजह से, इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज पार्टिकल्स होने की वजह से जितना भी रेडियो कम्युनिकेशन होता है वो इजीली ट्रांसमिट हो जाता है और हम इजीली वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट हम कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो। ओके, एक और चीज यहाँ पर होती है, अनदर कॉमन फिनोमेना दैट अकर्स इन दिस लेयर इज ऑरोरा। Okay, the aurora refers to bright dancing light that occurs in the collision of electronically charged particles that are emitted from the sun and enter the atmosphere. यहाँ पर मैंने आपको बताया स्ट्रेटोस्फीयर थर्मोस्फीयर में इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज पार्टिकल है। जब इस पर सनलाइट गिरती है इन इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज पार्टिकल्स पे तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर ब्राइट डांसिंग लाइट फॉर्म होती है जिसको अरोरा नाम दिया गया है। आपको जो नेक्स्ट इमेज में आपको दिखाऊंगा वो ऐसी इमेजेस का है। ओके, ये इमेज है। ओके, कुछ ऐसी डांसिंग लाइट फॉर्म होती है इन स्ट्रेटोस्फीयर लेयर की वजह से, जो कि जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज पार्टिकल जिस पर सनलाइट पड़ती है तो कुछ इस टाइप के लाइट्स वहां पे फॉर्म होती है। ओके, ये लाइट्स आपको कहाँ दिख सकती है? केवल पोल्स पे। ओके, जो हमारे पोल्स होते हैं, आप सभी को रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ पोल्स क्या होते हैं। ओके, सपोज दिस अर्थ, जो हमारे पोल्स होते हैं, ओके, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, तो पोल्स पर ये आपको इजीली दिख जाती है बिकॉज पोल्स से द पोल्स ऑफ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर केवल वहीं दिखती हैं। दे आर कॉल्ड अरोरा ऑस्ट्रेलियस इन साउदर्न हेमिस्फीयर एंड अरोरा बोरेलिस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इनके नाम अलग अलग हैं। आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाओगे तो इनका नाम बोरेलिस मिलेगा और अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में जाओगे तो इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाएगा क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा ऑस्ट्रेलियन continent as well as country है। Some of these places where the aurora can be observed are Alaska, Denmark, Greenland, Ushuaia and South America southern most cities में ही ये अरोरा दिखता है। ओके, अब बात करते हैं इसके ओवरऑल, इसकी कितनी लेंथ, कितना एक्सटेंशन है इसका। द थर्मोस्फीयर एक्सटेंड्स फ्रॉम 90 किलोमीटर टू अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के अबव कितने ऊपर है ये? अर्थ के सरफेस से 90 किलोमीटर से ना, जहां पर अभी हमें अर्थ सरफेस से 90 किलोमीटर ऊपर से लेके तो 1000 किलोमीटर तक रेंज करते हैं। यहाँ तक इसकी हाइट कितनी होगी? अर्थ सरफेस से 90 किलोमीटर और यहाँ सबसे इसके टॉप तक 1000 किलोमीटर। ओके, द टेम्परेचर इन द अपर एटमोस्फेयर इज वेरी हाई, रेंजिंग फ्रॉम 500 डिग्री सेल्सियस टू 2000 डिग्री और हायर। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर 500 डिग्री यानी कि नीचे वाले पोर्शन में 500 डिग्री सेल्सियस, जितना ऊपर जाते जाओगे उतना ही आपका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाएगा। ओके, डिस्पाइट द हाई टेम्परेचर स्किन में नॉट फाइंड इट वेरी हॉट ड्यू टू लैक ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स व्हिच ऑब्जर्व द हीट ऑफ द सन एंड ट्रांसफर इट इनटू योर स्किन। हालांकि सबसे मेजर ऑकरेंस या फिर आप यूं समझ लीजिए करिश्मा ही समझ लीजिए, मिराकल समझ लीजिए कि इतनी हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी अगर वहां पे चले जाते हो तो आपकी स्किन नहीं जलेगी। उसका रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि वहां पे एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से जितनी भी जो हीट आती है सन की वो आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है, उसकी वजह से आपकी स्किन नहीं जलेगी। ओके, एक साइंटिफिक फिनोमिना है। ओके, फिर आता है हमारा सबसे आखिरी जो हमारा आउटर स्पेस, जिसको कि हम एक्सोस्फीयर लेयर के नाम से जाना जाता है। ओके, इसी लेयर में जितनी भी हमारी सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होती है। ओके, हम जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसमें एक फैक्ट रह गया है
थर्मोस्फीयर का। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो बनाया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया, वो थर्मोस्फीयर पर ही बनाया गया। ओके, विच अराउंड द अर्थ लाइज इन द थर्मोस्फीयर। ओके, अब हम बात करते हैं एग्जोस्फीयर के बारे में। द एग्जोस्फीयर इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। दिस लेयर एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ 960 किलोमीटर्स टू 1000 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके, या इसकी रेंज जो होती है 10,000 किलोमीटर्स तक जाता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके, इसकी हाइट इतनी है। इट कंटेन्स लाइट गैसेस सच एज हीलियम एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर गैसेस लाइक हीलियम और हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं। इन दिस लेयर एयर मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर कैन ओवरकम द पुल ऑफ ग्रेविटी एंड एस्केप इनटू द आउटर स्पेस। अगर यहाँ पर इस लेयर तक चले जाते हैं तो जो ग्रेविटेशनल पुल है वो कमजोर पड़ जाता है। वो कहाँ पहुंच जाएगा, कोई भी एयर मॉलिक्यूल्स या कोई पार्टिकल कहाँ पहुंच जाएगा, इन द आउटर स्पेस। द एग्जोस्फीयर इज अ वे टू द आउटर स्पेस, यानी कि इसको हम आउटर स्पेस के नाम से भी जानते हैं। जितने में सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती है वो इसी एग्जोस्फीयर में ही रिवॉल्व करती है अराउंड द अर्थ। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।